So hello and welcome students to Pulse IAS. So guys, we are continuing with our 1000 plus economy MCQ series that is as part of our prelims funnel program. Now, if I talk about the today's target, that is inflation. Guys, I hope आप लोगों के पास ये सिलेबस ट्रैकर है जिसमें हम लोगों ने हर माइलस्टोन दैट इज हर एक सब्जेक्ट को कवर किया विद द डिटेल्ड टॉपिक लिस्टिंग. यू कैन सी इवन द स्मॉल माइक्रो टॉपिक हैज बीन मेंशन्ड हियर. तो अगर आप लोगों को पूरी तैयारी करनी है, ऑल दीज थिंग्स शुड हैव बीन कवर्ड बाय यू. क्लियर? So our today's topic is inflation. Inflation. Let us see the questions from the inflation from our question bank that we have created. So the first question guys is about which of the given above factors can result into cost push inflation. तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट. और उस टाइम पे जब मैंने आपको क्लास में बताया, आई हैव आल्सो टोल्ड यू स्पेसिफिकली गाइस कि ये आपको याद रखना है कि कोई भी इन्फ्लेशन जो हो रहा है वो डिमांड की वजह से हो रहा है या सप्लाई की वजह से हो रहा है. उसको आप सप्लाई शॉक भी बोलते हो और कॉस्ट पुश भी बोलते हो, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है सिर्फ यह है which of the given above factors can lead to or can lead to inflation. सिर्फ जरूरी नहीं है ये है. It can be asked like which of the above factors can lead to the cost push. That means inflation is caused mainly, inflation हो रहा है mainly because of cost side, supply side. Clear? So what could be the one? First, rise of wages. Yes, wages increase होगी, cost of producing goods and service will increase. So definitely. सर कार्टलाइजेशन, बिल्कुल यस, कार्टलाइजेशन से भी रहता है, क्योंकि कार्टल होने की वजह से द प्राइसेस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज दैट कैन बी हायर बिकॉज द कार्टल कैन डिसाइड द प्राइस. जो प्राइस डिस्कवरी होगी दैट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द मार्केट फोर्सेस, इट इज एन ओपेक प्राइस डिस्कवरी. जैसे मैं मानो ऑयल की बात करूं, ओपेक जो है, ओपेक which has 70%, which consists of the countries, which is 70% of the oil producing countries. So when these countries decide कि नहीं oil prices बढ़ाना है, what they can do, they can reduce the supply. Yes or no? So cartelization. Then we have increase in government spending on infrastructure. No, this will lead to inflation, but इससे demand pull inflation बढ़ा. Demand pull. Sir, then supply chain disruptions due to Israel-Hamas conflict. Yes. अब जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होगा जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा डिमांड उतनी है लेकिन सप्लाई में कमी आ गई. क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज कॉल्ड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, जिसकी वजह से वही सेम गुड्स और सर्विसेज जो प्राइस है वो बढ़ जाएंगी. तो द करेक्ट आंसर वुड बी बॉम्बे 1, 2 एंड 4. Let me tell you guys, all of these things we have covered in our Pulse 3.0 handwritten notes. You see, इसी तरीके से मैंने आपको बताया causes of inflation, mismatch between demand and supply leading to demand pull या supply shock. Clear? क्योंकि हमें पता है how the question can be asked. Next question, sir, which of the following factors are commonly considered causes of demand pull inflation? Clear? तो अब इस वाले क्वेश्चन में बस ये पूछ रहा है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे होगा. सर इंक्रीज्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग. यस, अगर सर कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ रही है ड्यू टू हायर डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम अगर बढ़ रही है तो कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ रही है, दे विल बी डिमांडिंग मोर गुड्स एंड सर्विस. सर एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. यस. सर राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट. नो सर, इस राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट से इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, but this will lead to cost push inflation. This will lead to cost push inflation. Then the government fiscal stimulus measure, fiscal stimulus. Again, this is what? Expansionary fiscal policy. Yes, इससे भी expansionary fiscal policy. You are right. इससे भी अगर मैं बात करूं एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी, इससे भी आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, दैट टू डिमांड पुल. फॉर एग्जांपल, सर गवर्नमेंट ने अगर टैक्स रेट कट कर दिया, जो टैक्स रेट है उसको कट कर दिए,
तो टैक्स कट होने की वजह से सर मेरी जेब में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। यस एंड सर जब मेरी जेब में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो आप मुझे बताओ आई विल बी डिमांडिंग मोर गुड्स एंड सर्विस। पहले मैं एक नॉर्मल सी कार लेता, लेकिन अब अगर मेरे पे टैक्स कट करने से पैसा ज्यादा बच रहा है तो आई विल बी डिमांडिंग अ लग्जरियस कार। Clear? I'll go for that Mercedes or even Rolls Royce. So thereby you are demanding higher goods and service. Correct answer would be C. 1, 2 and 4. Moving to the next question. Sir, which of the following best describe the concept of food inflation? अब देखो जनरली क्या होता है, ऐसी छोटी छोटी चीजें आप लोग भूल जाते हो, तो मैं आपको 2-3 बार हाईलाइट करूंगा दैट ये इंफॉर्मेशन शायद आपने सुनी हो लेकिन आपको एक नोट्स में शायद नहीं मिलता है। दिस इज व्हाट इंफॉर्मेशन वी हैव एडेड इन अवर दिस पल्स थर्ड एडिशन। यू सी प्रोटीन इन्फ्लेशन, यहां पे हमने प्रोटीन इन्फ्लेशन पे भी क्वेश्चन, इन द सेम वे आपको फूड इन्फ्लेशन पे भी, प्राइस इंडेक्स पे भी मैं आऊंगा बाद में, फूड इन्फ्लेशन भी हमने स्क्यू इन्फ्लेशन के अंदर मेंशन किया। सो सच स्मॉल इंफॉर्मेशन विच इज जनरली हिडन, जो कहीं ना कहीं हिडन है और या उसके बारे में ना आप देखो एज सच नोट्स या बुक्स में नहीं मिलता है, all that information we have put in our Pulse 3.0 in the form of treasure box. So which of the following best describe the concept of food inflation? Food inflation is a general increase in the prices of all goods and service. No, this is normal inflation. A sustained increase in the prices of essential food items including cereals, fruits, vegetables and dairy products. Correct. A situation where food prices decline. No, inflation matlab badna. A temporary increase in food price caused by seasonal factors. Even ये भी आप बोल सकते हो but to certain extent, not complete. Complete is a sustained rise that is happening in the prices of essential food items. Clear? So thereby the correct answer would be Bombay. Next, देखो क्वेश्चन अभी आपको मैंने ट्रेजर बॉक्स दिखाया था प्रोटीन इन्फ्लेशन का, और प्रोटीन इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन आ गया। तो कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स and how many of the given above factors contribute to protein inflation? Sir, what I mean with the protein inflation? Protein inflation का meaning simple है, that is the inflation is happening in the protein based foods. The protein based items which could be sir egg, milk, fish, food, not food, sorry, food basically which is protein, consisting of protein, pulses. So those items which are protein rich items, those items when they are facing inflation उसको बोलते हैं हम protein based inflation. Clear? For example, sir, why this protein inflation is happening? Increased consumer preference for healthier protein rich diets. Sir, आप ये देखो, मैं आपको और सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊं सर, ये डिमांड एंड सप्लाई है अभी प्रोटीन बेस्ड फूड की। सर धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। सर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, सो व्हाट वी आर डूइंग सर, वी आर शिफ्टिंग अवर डी ट्री पैटर्न। उस डी ट्री पैटर्न में सबसे पहले सर वी आर डिमांडिंग मोर एंड मोर हेल्दियर फूड्स, प्रोटीन बेस्ड फूड्स, क्योंकि हमें रियलाइज हो गया है कि ये जो सीरियल्स है ये कुछ नहीं, ये सिर्फ हमें कार्ब्स देते हैं। So that's why increased consumer preference. But while demand is increasing, सर सप्लाई नहीं बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने सर एमएसपी ज्यादा देके रखा है सीरियल्स में, पल्सेस में भी बढ़ाया है रिसेंटली, बट सर गवर्नमेंट का जो मेजरली प्रोक्योरमेंट है एमएसपी के अंडर सर वो सीरियल से, व्हीट, पैडी, तो जिसकी वजह से जो लोग प्रोटीन्स पहले पल्सेस को भी ग्रो करते थे, दे हैव नेवर शिफ्टेड टुवर्ड्स एन अदर क्रॉप्स। एंड देन व्हाट हैपन, सप्लाई कम, सर डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है, दिस गैप इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। यही तो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है। क्लियर? इंक्रीज्ड कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर हेल्दी प्रोटीन रिच डाइट्स, वेरी गुड। Then supply constraints in the production of protein rich foods such as pulses, eggs and meat, true. Rising per capita income, yes. Decreased demand for cereals and grains in the economy, this is not as such leading to protein inflation. कि नहीं यार डिमांड अगर कम हो रही है सीरियल्स या ग्रेन्स की तो इट इज लीडिंग टू प्रोटीन, नो, इट इज नॉट नेसेसरी कि जो एब्सोल्यूट डिक्रीज हो रही है इसकी डिमांड दैट विल नेसेसरी लीड टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ प्रोटीन बेस्ड फूड। ये कहां लिखा है, कहां लिखा है ये?
कि अगर सर सीरियल्स की डिमांड कम हो रही है तो इट इज नेसेसरीली लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द प्रोटीन बेस्ड आइटम्स, नो. So thereby I cannot say this directly or absolutely. I cannot say this statement absolutely. So correct answer will be C. Next, sir, with reference to the measurement of inflation, हम लोग पढ़ चुके हैं the various indices to measure inflation. One indicator is CPI. CPI is often considered a better measure of inflation for consumers than the WPI because it reflects the prices of goods and services purchased by household. Yes, this is the reason. This is the reason that CPI reflects. Sorry, this is the reason CPI is being used by RBI. CPI is being used by RBI in the or under the flexible inflation targeting framework. आरबीआई हम लोगों ने पढ़ा है मॉनेटरी पॉलिसी में दैट आरबीआई का एक फ्रेमवर्क है विच दे अडॉप्ट इन द मॉनेटरी पॉलिसी दैट इज नोन एज फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग. उसमें वो लोग क्या टारगेट कर रहे हैं? सीपीआई हाइफन सी. सीपीआई हाइफन सी, दैट इज सीपीआई कंबाइंड दे आर टारगेटिंग दैट टू हेडलाइन. क्लियर? एंड व्हाई दे हैव अडॉप्टेड? बिकॉज दे से कि एक्चुअली में ये देखना है ना कि यार जो हाउसहोल्ड्स है, how much they are paying for the goods and service, what is the impact they are facing. So that is why they believe that this is a better measure of inflation. WPI includes the prices of service. This is wrong. WPI does not include the prices of services. WPI only measures the price change in goods, while CPI measures the prices of service. Clear? CPI includes the change in the prices of service. The GDP deflator is less frequently updated compared to CPI and WPI. Yes, WPI and CPI is published on a monthly basis. Monthly basis में ये publish होते हैं with a time lag of 15 days. तो generally अगर मानो दिसंबर का डाटा है, दिसंबर का डाटा आएगा जनवरी में, दिसंबर का डाटा जनवरी में आएगा तो अराउंड 15th of the next month you will see the data. बट जीडीपी डिफ्लेटर की बात करें, जीडीपी डिफ्लेटर इज पब्लिश्ड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस. क्वार्टरली बेसिस, हर क्वार्टरली का डाटा आता है क्वार्टरली with a time lag of almost 1.5 to 2 months. Clear? So this is correct. Correct answer is Bombay. Next, consider the following inflation indices with their corresponding publishing agency. Consumer Price Index is published by National Statistical Office, yes, under the Ministry of MOSPI, that is Ministry of Statistics and Program Implementation, correct? Wholesale Price Index is published by Office of Economic Advisor under the Ministry of Commerce and Industry, correct? GDP deflator is, no. GDP deflator is published by the National Statistical Office under the MOSPI ministry. This is wrong. Consumer Food Price Index is a sub-index of consumer prices. Consumer Food Price Index is a sub-index of CPI and thereby it is also published by NSO. क्लियर? तो लेबर ब्यूरो सर कौन कौन से इंडाइसेस पब्लिश करता है? सर लेबर ब्यूरो पब्लिश करता है ना आपका सीपीआई हाइफन आईडब्ल्यू, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई रूरल लेबर. सो इस तरीके का. करेक्ट आंसर इज only 2 pairs. Sir, consider the following statement. In the consumer price index, food items typically have a higher weightage as compared to fuel. Yes. अगर आप देखोगे, मैं आपको चलो यहां पे अभी दिखाई देता हूं. Even such things have been mentioned here. और यही चीजें तो जब यूपीएससी में आई थी तो हम लोगों का फायदा हो गया था, यू सी. बट इससे पहले लुक एट दिस. सर दिस इज डब्ल्यूपीआई, दिस इज सीपीआई. सीपीआई में फूड का वेटेज कितना दिया है? 45.86. फ्यूल का वेटेज कितना दिया है? दैट इज 6.84. तो फूड हैज अ हायर वेटेज इन सीपीआई एज कंपेयर टू फ्यूल. सर यहां पे देखते हैं डब्ल्यूपीआई में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स. सर प्राइमरी आर्टिकल दैट इज फूड, ये फूड ही मानो, प्राइमरी आर्टिकल दैट इज 20% एंड फ्यूल का कितना है? 15. नॉट ओनली दैट, मैंने तो इन दोनों का कंपैरिजन करके भी आपको क्लास में बताया. यू कैन सी दिस की ऑब्जर्वेशंस.
Clear? So what I'm trying to convey here, guys, that this is right. Food items typically have a higher weightage in CPI. So almost around 46 to 50% weightage in CPI goes to the food. The wholesale price index, the WPI, assigns a higher weightage to fuel. No, इसका 15 है, फूड का ऑलमोस्ट आपका 22 to 23 होता है. आप बोलोगे सर उसमें तो 20 लिखा है. एक्चुअली में फूड का कुछ वेटेज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में भी आता है. जो फूड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं होते पैक्ड, तो वो मैन्युफैक्चर्ड में काउंट हो रहे हैं. क्लियर? तो देयर बाय WPI हैज अ फूड वेटेज ऑफ अराउंड, आप तो 25% से याद रखो, एंड फ्यूल का वेटेज कितना है? 15%. So that is also, this is wrong. Correct answer is A. आपको याद होगा यूपीएससी में एक बार ऐसा पीवाईक्यू पूछ चुके हैं ऑलरेडी, एंड दैट वाज ओनली आंसर्ड फ्रॉम आवर पल्स बुक. सर, जीडीपी डिफ्लेटर reflects changes in the price level of all goods and services included in the gross domestic product. Yes. It is calculated as the ratio of nominal GDP to real GDP. Perfect. Unlike CPI and WPI, GDP deflator is not based on a fixed basket of goods. Yes, it is not based on a fixed basket of goods. It is actually, GDP deflator is actually based on the production, that how many goods and services are produced in a particular year. It is based on the production. It is not based on a fixed basket, जो WPI और CPI है. Clear? Which make GDP deflator as a comprehensive measure of inflation. Clear? Which make as a comprehensive measure of inflation. Clear? Next. CPI for industrial workers. CPI for industrial workers is used for revising dearness allowance for government employees. Perfectly fine. Purpose ये है. CPI for agricultural labor is used to reflect the cost of living for rural agriculture. Yes. CPI for rural labor is used to measure inflation specifically for urban non-manual. No, this is wrong. This is not. CPI for urban non-manual employees actually में ये यहाँ पे है, और CPI for rural laborer is used to capture inflation experienced by rural labor. So this is wrong. ये इन दोनों का reverse किया है, opposite. So how many pairs are correct? 2 pairs are correct. ठीक है? So you see, even such various sub indices have been published here. You see, CPIW used to determine dearness allowance, CPI-AL used to revise minimum wages for agriculture labor, RL रूरल जॉब्स प्रोग्राम. ठीक है? अब एक चीज आप लोग यहां पे ना अपडेट कर सकते हो, सर ये जो बेस ईयर हुआ है एक्चुअली में, दिस बेस ईयर हैज बीन रिसेंटली रिवाइज्ड. दिस बेस ईयर हैज बीन रिसेंटली रिवाइज्ड फॉर AL, CPI AL एंड CPI RL. और सर वो बेस ईयर हैव बीन चेंज्ड टू 2019. The base year of CPI AL and CPI RL has been changed to 2019. तो बुक उस टाइम पे चली गई थी गाइस. आई सजेस्ट यू टू चेंज दिस इन द 3rd एडिशन. ठीक है? जो नेक्स्ट एडिशन आएगा उसमें ये डेफिनेटली आपको चेंज मिलेगा. चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. CPI IW के बारे में बात कर रहे हैं. सर, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर इंक्लूड्स अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय इंडस्ट्रियल वर्कर्स. परफेक्टली फाइन. The base year for calculating CPIW is 2016. Yes. Actual में CPIW का base year पहले कुछ और हुआ करता था, 86, 87, but 1-2 साल पहले this base year of CPIW has been changed. The Labor Bureau under the Ministry of Labor and Employment is responsible for compiling and publishing CPIW. Yes. Easy question. सर आप लोगों के लिए तो जिसने इकोनॉमी पढ़ा है मेरे से, I'm pretty sure they would be scoring I think all marking all the answers right. PPI की भी बात करते हैं. PPI measures the average change in selling price received by domestic producers for their output. Yes. PPI is considered a more accurate measure of inflation at the production level compared to WPI. Yes. क्योंकि PPI और WPI में अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, let me show you this difference and PPI. आप सिर्फ इस छोटी सी इंफॉर्मेशन से पूरा क्वेश्चन मतलब आंसर हो जाता है. लुक एट दिस. और जब इसको क्लास में देखो, हमने बहुत डिटेल डिस्कस किया हुआ है.
लेकिन नोट्स में क्या है कि यार आप लोगों को क्विक रिवाइज करना है, स्पेशली दोज स्टूडेंट्स दोज हु हैव ना रेड द इकोनॉमी फ्रॉम मी। देखो प्रोड्यूसर लेवल पे जब आप इन्फ्लेशन मेजर करते हो प्रोड्यूसर लेवल पे, इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंडेक्स नोन एज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। क्लियर? इट डज नॉट इंक्लूड द इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहां पे जो प्राइसेस निकलेंगे, द प्राइसेस calculated at the producer stage is the price of the cost of production. It is actually the cost of production without including any, I would say, any impact of fiscal policy. यहां पे कोई टैक्सेस ऐड हो रहे हैं, नो। लेकिन जैसे ही आपका गुड्स यहां से बाहर निकलता है, फिर क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे होलसेल में। फिर उसके बाद रिटेल में, रिटेलर जब कंज्यूमर तक देगा वो प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा। इसीलिए द प्राइस एट द कंज्यूमर एंड द प्राइस एट द प्रोड्यूसर इज टू डिफरेंट थिंग। द बेटर मेजर इफ यू वांट कि भैया आपका एक्चुअली में कितना इन्फ्लेशन बढ़ चेंज हुआ है, आपका एक्चुअली में प्राइस चेंज कितना हुआ है, मेजर इट एट द प्रोड्यूसर लेवल, बिकॉज दैट इज द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो बाकी चेंज जो हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, होलसेलर प्रॉफिट मार्जिन, रिटेलर प्रॉफिट मार्जिन, गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो उसकी वजह से अगर हो रहा है, बट इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द एक्चुअल चेंज इन द प्राइसेस। एक्चुअल चेंज तो तभी पता चलेगा वो आपका यहां पर जब आप कैलकुलेट करोगे द प्राइस चेंज एट द प्रोड्यूसर लेवल, द प्राइस चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? तो कमिंग बैक, दिस इज राइट, दिस इज ऑल्सो राइट। द गोल्डार कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड, मैंने बताया था, recommended the introduction of PPI to replace the wholesale price index for better inflation measurement. True, true. मैं एक चीज और ऐड कर दे रहा हूं। अब हम लोगों ने अभी तक पीपीआई तो अडॉप्ट किया नहीं है, पीपीआई हैज नॉट बीन अडॉप्टेड एज सच, है ना, बट टू मेक डब्ल्यूपीआई मोर क्लोजर टू पीपीआई, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, टू मेक डब्ल्यूपीआई मोर क्लोजर टू द पीपीआई, टू एंश्योर दैट डब्ल्यूपीआई उतना ही इंपैक्ट दे जितना प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का आउटपुट, सॉरी जितना प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हमें इन्फ्लेशन देगा। The series of WPI, the recently released, हो गया काफी टाइम, but recently released WPI series has removed, it has removed the effect of indirect tax in its calculation, has removed the effect of indirect tax, has removed the effect of indirect tax in its calculation to make WPI more closer to the PPI, to estimate the inflation more at the production. Clear? So this is also one change जो मैं चाहता था आप लोगों को पता हो, ठीक है? So correctly is all three. Next NHB रेजिडेक्स की बात करते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक रेजिडेक्स। रेजिडेक्स is India's first official housing price index which tracks the movement of residential property prices in different cities across India. It is compiled by NHB, yes, that's why it is called NHB Rezidex, and captures data on both primary and secondary. Primary means the first time and secondary means resale, when that is resale is happening. It captures data on both. So all of these three. Correct answer is C, all three. Next, देखो Rezidex था इसीलिए it tracks the movement of residential prices only. Sir, with reference to headline and core inflation, very simple topic. Headline inflation includes the total inflation within an economy, even measuring the price change of volatile items such as food and fuel. Headline inflation जो है, it is measuring the inflation of all the goods, including the price change in the volatile items such as food and fuel. लेकिन जब core inflation की बात करेंगे, it excludes certain volatile items like food and fuel to provide a more stable measure of long-term inflation trend. Yes. क्यों? ये चीज हमने क्लास में बहुत डिटेल में देखी कि हाउ दिस कोर इन्फ्लेशन, मैं बात कर रहा हूं कोर इन्फ्लेशन की, हाउ दिस कोर इन्फ्लेशन हैज बीन चेंज्ड, हाउ दिस कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड दिस वोलेटाइल आइटम्स। तो अगर ये वोलेटाइल आइटम आप हटा दोगे, तो क्योंकि यही वोलेटाइल आइटम है जिसमें आप ना टेम्पररी बहुत ज्यादा चेंजेस देखते हो,
मॉनसून हुआ नहीं, फूड प्राइसेस चेंज, फिर थोड़े टाइम बाद, 1 महीने बाद वापस। अरे तो ये स्पाइक मेरे को चाहिए ही नहीं ना। व्हाई? बिकॉज आई वांट टू नो द इन्फ्लेशन, अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड इन इन्फ्लेशन, मुझे वो चाहिए। और अगर मेरे को वो चाहिए तो यू एक्सक्लूड द इंपैक्ट ऑफ फूड एंड फ्यूल। क्लियर? और जैसे ही आप एक्सक्लूड करते हो, द इन्फ्लेशन दैट यू गेट, कोर इन्फ्लेशन, व्हिच गिव्स यू अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ इन्फ्लेशन। Headline inflation is less responsive to short-term shocks in food and energy compared to core. This is wrong. यार जब headline inflation is more responsive, कहने का मतलब ये है कि headline inflation में ही तो food and fuel prices है ना। अगर food and fuel prices बढ़े तो headline inflation बढ़ा, food and fuel prices घटे तो फिर वापस core inflation तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। So who is more responsive to the changes in the prices of food and energy? That is headline inflation. They are more responsive. Clear? So this is wrong. Correct answer is B, only 2. ठीक है? Next, ये देखो, ये term, sir, how many of the given above items are excluded from refined core inflation? This तो I'm pretty sure कि आप लोगों के पास ये वाला term होगा ही नहीं, refined core, क्योंकि ये एक टाइम पे आया था पहले एक्चुअल में इकोनॉमिक सर्वे में, और फिर जब इकोनॉमिक सर्वे में आया तो मुझे लगा कि यार मैं डाल ही देता हूं। दिस इज दैट इंफॉर्मेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, ये ट्रेजर बॉक्स में ऐड हुआ है। तो आप समझ में आएगा कि अच्छा सर, ये ट्रेजर बॉक्सेस में व्हेन इट इज एडेड, दिस इज द हिडन इंफॉर्मेशन। क्लियर? सो व्हाट इज द डिफरेंस यू सी ट्रेजर बॉक्स से? इट एक्सक्लूड्स द फॉलोइंग आइटम्स, रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स द फॉलोइंग। देखो ये सब तो करते ही करते, फूड एंड बेवरेज, फ्यूल एंड लाइट। Sir, core inflation exclude this food and beverage, fuel and light from the headline. लेकिन सर रिफाइंड कोर गोज वन वे मोर, एक लेवल और ऊपर जाता है। इट एक्सक्लूड्स दीज आइटम्स आल्सो, पेट्रोल फॉर व्हीकल, डीजल फॉर व्हीकल एंड लुब्रिकेंट्स एंड अदर फ्यूल्स फॉर फ्यूल। क्लियर? तो ये देखो ना सर, while traditional core inflation already excluded food and fuel, transport fuel remained within the core component. These are highly volatile and influenced by global prices, making core inflation unreliable. इसी की वजह से गवर्नमेंट, मतलब एक इंडिकेटर आया कि ये जो पेट्रोल डीजल, इसको भी हटा दो, रिमूव दिस, एंड देन व्हाट यू गेट इज रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो, फूड एंड बेवरेजेस तो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड, तो ये तो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है ही है कोर में, रिफाइंड में तो आना ही आना है। ठीक है? देन द अदर आइटम्स व्हिच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन, पेट्रोल डीजल, लुब्रिकेंट एंड अदर फ्यूल्स, ये आइटम्स भी एक्सक्लूडेड है। which are included in core, try to understand, they are included in core but excluded in headline, sorry, excluded in refined core। headline में तो सभी आना है ना, in refined। क्लियर? हेल्थ सर्विस तो इंक्लूड होनी है। तो करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 4, ओनली 3। डन। नेक्स्ट, दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट अबाउट इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, बहुत अच्छे से क्लासेस में समझाया हुआ है। Imported inflation occur when the prices of goods and services imported from other country increases, leading to higher overall prices in the domestic economy. True. A weaker domestic currency can exacerbate the effect of imported inflation by making imports more expensive. Yes. आप लोग को मैंने क्लास में क्लियरली बताया था। सी, आप लोगों ने बस इतना सुनो, पढ़ा होगा, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। सर व्हाट इज दिस इंपोर्टेड इन्फ्लेशन? Imported inflation is the inflation that occur due to the imported goods and services. सिर्फ आप इतना समझो, imported inflation is the inflation that occurs due to the import of goods and services. Inflation due to import of goods and services. अब सर ये जो इंपोर्ट की वजह से जो इन्फ्लेशन हो रहा है, इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विस की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, दिस कैन बी ड्यू टू 2 रीजंस। वन, सर देयर हैव बीन इंक्रीज इन द इंटरनेशनल प्राइसेस, सर देयर हैव बीन इंक्रीज इन द इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, पहला।
द इंक्रीज इन द इंटरनेशनल प्राइजेस, क्या तो इंटरनेशनली जो प्राइजेस है वो आपका बढ़ गया। दूसरा सर डिवैल्यूएशन या डिप्रेसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब ये मत बोलना सर ये भी अभी समझा दो, ये सब ऑलरेडी क्लास में समझाया हुआ है। डिप्रेसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, क्लियर? वन इज इंक्रीज इन द इंटरनेशनल प्राइसेस, सेकंड इज डिप्रेसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो करेक्ट आंसर वुड बी ए। नेक्स्ट सर, व्हाट डज द टर्म base effect refer to in the context of inflation? This is the influence of high or low base year price level on the current inflation rate. ठीक है, that is base effect, discussed already, easily mentioned है हमारे क्लासेस में एंड नोट्स में भी। सर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर टिपिकली एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन? व्हाट आई मीन विद द स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, पहली चीज मैं आपको ये बताऊं, दिस स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कम अंडर द सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। Structural inflation occur or come under the category of supply shock inflation. That is, inflation is happening due to structural factors in an economy. Due to structural factor, there have been structural problems, structural issues in an economy, because of which supply proper हो नहीं पा रही है, supply disruption है, जिसकी वजह से inflation हो रहा है। आप समझ रहे हो? Sir, there is due to, देखो demand supply, this supply has been less, this supply has been less due to structural factors, जैसे मॉनसून डिपेंडेंसी। अगर आपके पास इरिगेशन कवरेज ही नहीं है तो मॉनसून डिपेंडेंट है। अब जब मॉनसून डिपेंडेंट रहोगे तो फूड प्राइसेस विल ऑलवेज बी एट अ हायर और काइंड ऑफ अनसर्टेन। यस और नो, दिस इज स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। इसको आप करेक्ट कर सकते हो बाय इंप्रूविंग द इरिगेशन कवरेज। वैसा सो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर टिपिकली एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन? First, supply side constraints such as inadequate infrastructure and logistics. Second, rigidities in the labor market. Yes, labor market में जो rigidities है, that is also another concern. Sir, excessive government regulation that hinders market efficiency. Yes, अगर market efficiency में फर्क आएगा तो basically कहीं ना कहीं जो supply होनी चाहिए optimize वो that was not there. Short term demand shock? No. Short-term demand shock? No. This will come under the demand pull inflation. So correct answer is C. 1, 2 and 3. Sir, key difference between the concept of stagflation. मैंने आपको बताया था sir, what is this stagflation? Stagnation plus inflation. Clear? Sir, what is this Phillips curve? Phillips curve is the relationship between inflation and अगर inflation ज्यादा है तो unemployment कम है, तो इन दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप यही बताया था। बट स्टैगफ्लेशन में, स्टैगफ्लेशन इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन ज्यादा, स्टैग्नेशन में ग्रोथ कम तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा। तो स्टैगफ्लेशन इज द सिचुएशन वेयर in which inflation and unemployment exist at a higher level. Clear? On the other hand, Phillips कर्व ये बोलता है कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, बस खत्म। The Phillips curve suggests that inflation and unemployment have an inverse relationship. यहाँ तक तो सही है। Where stagflation describes a situation where both high inflation and high unemployment occur simultaneously. Correct. दूसरा देख लेते हैं। Inflation is caused by high unemployment. This is wrong. Clear? The Phillips curve shows the direct relationship between economic growth and inflation. No. It shows the relationship between what? Between inflation and the unemployment. The Phillips curve is relevant only in long-term economic analysis. No, actually short-term economic analysis. ये भी गलत है। ठीक है, so correct answer is A. Next, impact of inflation में पूछा है क्वेश्चन, sir, which of the given above groups are likely to be negatively affected by high inflation? First is फिक्स्ड इनकम अर्नर सच एज पेंशनर। ठीक है, फिक्स्ड इनकम अर्नर। क्यों? क्योंकि सर इन्फ्लेशन इरोड्स द वैल्यू ऑफ मनी, देयर वैल्यू हैज बीन सेम। अब उसकी जब वैल्यू ही नहीं बढ़ रही होगी तो इन्फ्लेशन इज इरोडिंग द वैल्यू। आपको इसीलिए फिक्स्ड इनकम नहीं, यू इन्वेस्ट इन दोज एसेट्स जो आपको रिटर्न दे मोर देन द इन्फ्लेशन रेट।
Clear? So fixed income earners, this is negatively affected. The creditors including banks and financial institution, yes, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, lenders are negatively impacted. Debtors, no, they are kind of positively benefited. Investors in a fixed rate bond, yes, fixed rate bond क्या है, आपको रिटर्न मिल रहा है मानो 4%, इन्फ्लेशन हो गया 6%, क्या फायदा? तो इन्वेस्टर्स इन अ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड जिसका इंटरेस्ट रेट हमेशा इन्फ्लेशन से ज्यादा रहेगा, दैट इज बेनिफिशियल ना, दैट इज बेनिफिशियल. सो करेक्ट आंसर विल बी 1, 2 एंड 4, दैट इज बी. ठीक है, ये देखो मैंने आपको इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन पूरा बताया है, बहुत ही सिंपल, बट पूरा आंसर हो गया. बोरोवर्स, लेंडर्स नेगेटिवली इंपैक्टेड. ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Sir, which how many of the following measures can be used to control demand side inflation? आप समझ रहे हो? The measures to be taken to control demand side inflation. Demand कम करना है, तो demand कम करने के लिए raising the central bank policy interest rate, yes, बिल्कुल, that is contractionary policy adopt करनी पड़ेगी to reduce the demand, perfectly fine. Clear? Increasing government subsidies, no. उल्टा government subsidies दोगे, it will make the goods cheaper, they will have a higher demand, so this is wrong. Reducing government subsidies on public project, this is right. Clear? So correct answer is 1 and 3, only 2. Look at this, सिर्फ इतनी information but more than enough. Sir, government, how can the government tackle the inflation? Contractionary fiscal policy, that's it. Reducing government spending is what? Contractionary fiscal. यहां देखो सर, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, बस इतना बताना, बाकी तो आपको चैप्टर 6 में बता दिया ना इससे पहले. इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, यस और नो? तो द करेक्ट आंसर विल बी बी, ओनली 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इट्स अ इजी क्वेश्चन जो हमने उधर भी पढ़ा है. इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय द आरबीआई. RBI targets a headline inflation rate measured by the CPI to maintain price stability in the economy. Perfectly fine. मैंने आपको बताया था this flexible inflation targeting framework adopted in 2016 with an amendment in the RBI Act, and thereby section 45ZA provides for the inflation targeting framework. Section 45ZA. Clear? The inflation target is set by the RBI every 5 years? No, it is decided, it is set by the government of India in consultation with the RBI. In consultation with the RBI. Okay, so this is wrong. Correct answer is A. Next, sir, in the context of Indian economy, which of the following measures are likely to be adopted by the government of or RBI to tackle inflation? इसमें कुछ नहीं बोला है. The measures to be taken by government RBI, तो simply आपको बस ये बताना है that which measure will be able to tackle inflation. Sir, increasing CRR, perfectly fine. Yes or no? यार CRR बढ़ेगा, आप मुझे बात बताओ. Banks will have less capital, thereby they will reduce, the money supply will reduce in an economy, reducing the aggregate demand, so tackle inflation. Increased indirect taxes, no. अगर आपके indirect taxes बढ़ गए, this will raise the prices of goods and service, and this will raise the prices of goods and service, leading to higher inflation. अब मैं अभी एक बात ऐसी बताने वाला हूं जब जो आप लोग बोलेंगे कि सर हमने तो ऐसे सोचा था. हो सकता है कि आपको कई टेस्टों में या कई स्टूडेंट्स ने ऐसा बोला हो, आसपास की जनता ने, that sir इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेंगे तो वी विल बी रिड्यूसिंग द डिमांड. सर डिमांड कम होगी तो डिमांड इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया. दिस इज अ रॉन्ग एनालिसिस, रॉन्ग. इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ते हैं तो इनिशियली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द डिमांड विल नॉट गो अंडर चेंज. आप मुझे बताओ एकदम से थोड़ी नहीं सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट कर लोगे, तो यू विल गो फॉर दैट जिसके से प्राइस बढ़ेगा. इन्फ्लेशन इज हायर. इसका एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को. गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट कट किया बाय मेकिंग इट अ 2 लेयर. गवर्नमेंट ने जब जीएसटी रेट कट किया 5% एंड 18%, you see most of the electronic goods have been reduced from 28 to 18%.
जब वो 28 से 18% रिड्यूस हुआ, which I call it as reduction in indirect tax, the prices have come down, and when the prices have come down, आप लोगों ने देखा कि दिवाली में कितनी ज्यादा डिमांड हुई, ठीक है। सो प्राइसेस हैव कम डाउन, और जैसे ही प्राइसेस हैव कम डाउन, उस मंथ का आप इन्फ्लेशन डाटा देखो, उस मंथ का इन्फ्लेशन डाटा, यू विल फाइंड आउट द इन्फ्लेशन हैज बीन लोअर, इन्फ्लेशन हैज। सो माय पॉइंट इज, डिमांड वाली साइड से ना डिमांड एकदम चेंज नहीं होती है कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिया तो डिमांड विल शिफ्ट टू द अनदर, डजंट वर्क लाइक दैट। इनडायरेक्ट टैक्स ऐड टू द प्राइसेस, और प्राइस बढ़ेगा इन्फ्लेशन बढ़ता है, सिंपल सी बात ये, ठीक है सर। इंक्रीजिंग द इरिगेशन कवरेज, यस, इरिगेशन कवरेज होगा, फूड ग्रेन प्रोडक्शन ज्यादा होगा, फूड ग्रेन प्रोडक्शन ज्यादा होगा, सप्लाई ज्यादा, तो प्राइसेस कम। रिडक्शन ऑफ रेपो रेट, नो, दिस इज एन एक्सपांशनरी पॉलिसी, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए, तो देयर बाय दिस इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज ए, 1 and 3 only. Next, with reference to the inflation, it is a sustained increase in the general price level of goods and service in an economy over a period of time. Perfect. It erodes the purchasing power of money. Perfect. Ideal beneficial rate is 0. No. Ideal inflation rate beneficial for an economy is 0. Not at all. 0 is not. क्योंकि अगर 0 हो गया तो आप ये मान के चलो देयर इज नो मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, और अगर हमारी कंट्री में मिसमैच ही नहीं हुआ तो व्हाई द बिजनेसेस दे विल इन्वेस्ट, उनको लगेगा कि डिमांड फुलफिल्ड है इकोनॉमी में, दैट मींस हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, तो देयर बाय inflation, ideal inflation rate is not 0%. You will never find that government will try to make the inflation target as 0. No, the government wants that there should always be inflation so that demand is unmatched by its supply. तो इसी के लिए तो एक वो एनकरेज करेंगे बिजनेसेस एंड इन्वेस्टर्स को टू कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया। देयर इज अ डिमांड, अनफुलफिल्ड डिमांड, यू कम, इन्वेस्ट एंड रीप द बेनिफिट्स, और हमें क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट। तो करेक्ट आंसर इज ए, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बताया। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन रेट एक्सीड्स 50% per month, no, this is actually hyperinflation where inflation rate is 50% on an annual basis. Creeping inflation is actually inflation rate between 1 to 3%, so this is also not correct. Creeping inflation is more like also mild inflation. You have galloping inflation where inflation is in double digits, yes, around 10 to 20%. Clear? This galloping inflation is also known as running inflation. Then you have moderate inflation, which is slightly above 3% but below, basically in single digit but above 3. Moderate inflation, this is also known as walking inflation, walking or trotting inflation. Clear? Inflation hai but under 10%. So two pairs are correct. Last question, shrinkflation. Shrinkflation occurs when companies reduce the size or quantity of products while keeping price the same. बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इजी कॉन्सेप्ट है। क्लियर? फर्स्ट इज करेक्ट, फॉर्म ऑफ हिडन इन्फ्लेशन, कंज्यूमर पे द सेम प्राइस फॉर लेस क्वांटिटी, यस। इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द सीपीआई बाय इंक्रीजिंग द रिकॉर्डेड इन्फ्लेशन रेट, यस। हो सकता है आप लोग बोले कि सर नहीं, प्राइस तो बढ़ा नहीं, आप लोग ये सोच सकते हैं सर प्राइस तो बढ़ा नहीं, क्वांटिटी कम हो गई। Let me tell you guys, per unit price has increased or not. And जब ये inflation हम निकालते हैं, price index निकालते हैं, what is this? Price index. When it is measured at the consumer level, it is called consumer price index. When it is measured at the wholesale level, it is known as wholesale price index. That's it. So the point here is, you look at this price index. आपको समझ में आएगा कि yes sir, price increase नहीं हुआ, but the price index measures, तो base effect भी बताया हुआ है, the price index measures the quantity also. Look at this, 1 kg item बेस ईयर में 40 है, 60 है, अगर मैं 1 kg की जगह 0.5 कर दूंगा तो मेरा क्वांटिटी में भी फर्क आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो श्रिंकफ्लेशन में पर यूनिट प्राइस तो बड़ा ही बड़ा ना, पर यूनिट प्राइस आपको वो देखना है।
ये नहीं सोचना है कि नहीं सर मेरा प्राइस नहीं बढ़ा, that would be a wrong statement, wrong analysis. So it affects the CPI by increasing the recorded inflation rate. So all three. Clear? So this is all guys. Obviously 25 correct होने ही है. So you will see all the questions to be right. ठीक है? So I hope guys आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो continuously, consistently all these level 1 MCQs, और मैं फिर बता रहा हूं ये level 1 है. अभी तो level 2, level 3, level 4 आना बाकी है. Stay tuned and subscribe to our channel for such 1000+ economy MCQs, and most probably other subject MCQs will also be coming up. Thank you guys. Take care.